नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए, शाम के 5 बज चुके हैं और न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो सभी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। बात तो राजनीतिक जगत की होगी और साथ ही साथ देश के अन्य जो खबरें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, आज जिस तरीके से राजधानी पटना की सड़कों पर एक बार फिर से पुलिस का तांडव दिखा है, चर्चा उस पर जरूरी है। दरअसल टीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं और दूसरी तरफ प्रदेश में शिक्षकों की बहाली को लेकर के चर्चाएं चल रही है और ऐसे में अब टीईटी के जो छात्र थे जब वो पटना की सड़कों पर उतरे, क्योंकि टीईटी के परिणाम जो आए हैं उसमें धांधली की बातें कही जा रही हैं और उसको लेकर के जब अभ्यर्थी थे वो शिक्षा मंत्री का घेराव करने पहुंचे, जब उनके आवास का घेराव करने पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। और पूरी खबर क्या थी, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी निषेध। आज दिन भर की जो बड़ी खबर है उसमें ये देखा जाए तो एसटीईटी के अभ्यर्थियों पर आज लाठीचार्ज बड़ी खबर है। बिल्कुल, आज एसटीईटी के अभ्यर्थी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी को लेकर के वो सड़क पर उतरे और सड़क पे उतरे तो वो काफ़ी उग्र हो गए और प्रशासन ने पहले उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पे लाठीचार्ज करना पड़ा। करीब 1 किलोमीटर तक उनको दौड़ाया गया, उन पे लाठीचार्ज हुआ। कई छात्र इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और मौके से कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया ताकि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो शांत हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन छात्रों को अपनी मांगों को पहुंचाना था सरकार के पास, क्योंकि जिस तरीके से एसटीईटी का रिजल्ट आया, रिजल्ट में वो लोग पास थे लेकिन जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें उन लोगों का नाम नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षक नहीं बन सकते हैं, हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तो ठीक उसके बाद शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि भड़काने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी एसटीईटी के छात्र हैं जो सफल हुए हैं वो शिक्षक के पद पे हैं, वो शिक्षक बनेंगे आने वाले भविष्य में और उनके साथ कोई भी धांधली नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुई है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना थी और कहीं ना कहीं सरकार पे सवालिया निशान भी खड़ा करती है, क्योंकि छात्रों को समझाना चाहिए था, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। कई छात्र उसमें घायल हुए हैं क्योंकि छात्राएं थी कई, वो भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, लेकिन जरा सा मुद्दे को समझना जरूरी है कि आखिर में ये जो अभ्यर्थी हैं ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। सूबे में लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है और इस बहाली को लेकर के लगातार जो सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट में मामले काफी दिनों से लंबित रहे और अब लगभग ये धरातल पर है, क्योंकि ये उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी होंगे, जिसमें से 94,000 जो है वो माध्यमिक शिक्षकों की है और कुल मिलाकर के देखें तो 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। और ऐसे में एसटीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी बात करें या सीईटीटी पास जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात करें, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और इस आवेदन के बाद अब साफ तौर पर उनको नौकरी मिल सकती है और ये नौकरी की उम्मीदें बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर उनके परिणामों में किसी भी तरीके की धांधली होती है तो भला कैसे वो प्रदर्शन नहीं करें। हम एक स्वतंत्र देश वाले हैं और हमारे पास अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते रहें, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार कहें या फिर प्रशासन की कहें क्रूरता दिख रही है। और ऐसे में जो सड़कों पर तस्वीरें आज दिखी वो तस्वीरें साफ तौर पर हैरान करने वाली थी। पुलिस के साथ साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, जरा सा एक बार चाहेंगे कि इन तस्वीरों को पूरी दिखाया जाए। ये तस्वीरें हैं आज राजधानी पटना की। राजधानी पार्क जो है, राजधानी पार्क इलाके यानी कि इको पार्क का जो एरिया था वहां पर पुलिस का तांडव देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे छात्र थे जिनको लाठियां लगी हैं, इसके साथ साथ कई ऐसे अधिकारी थे जो भी इस घटना में कहीं ना कहीं उनको भी चोटें आई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए निषेध खबर ये भी आ रही है कि कई जो वरीय अधिकारी हैं उनको भी चोट लगी है, कुछ अधिकारी जो है, कुछ कर्मचारी जो है पुलिसकर्मी, उनको भी चोटें आई हैं। बिल्कुल, जब लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी और पुलिस जो थी क्यूआरटी की टीम वहाँ पे उतरी हुई थी, वो कुछ देख नहीं रही थी, सिर्फ वो छात्रों पे लाठी बरसा रही थी और वहाँ से उनको हटाना था, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी थी कि वीवीआईपी एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो नहीं माने तो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और उसमें कई अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और
जो अधिकारी थे उनको भी लाठियां लगी हैं। प्रशासन ने जब अंधाधुंध लाठियां चलानी शुरू कर दी तो उस समय प्रशासन के भी कुछ अधिकारी थे, उन पे भी लाठियां लगी हैं, उनको भी लाठियों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, तो उनको भी लाठियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है और ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ठीक लाठीचार्ज के बाद बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोजगार देने की भी बात कही है, लेकिन रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। जब बहाली प्रक्रिया में धांधली हो रही है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा है, तो सरकार को साफ चेतावनी दी है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ नहीं करना है। उसके बाद शिक्षा मंत्री का भी ठीक उसके बाद बयान आया। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि गुमराह किया जा रहा है, एसटीटी के जो छात्र हैं उनको गुमराह किया जा रहा है और साफ उन्होंने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो पक्षता होती है, पारदर्शिता के साथ वो शिक्षक बनने के योग हैं, उनकी बहाली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आवेदन दे सकते हैं। बिल्कुल, वो आवेदन दे सकते हैं, ऐसा कहना है। हालांकि इसको लेकर के कई ऐसी तस्वीरें भी उभरी है पिछले दिनों, जब खुद विभाग के मुख्य सचिव को देखिए संजय कुमार, उन्होंने भी इस पर बयान दिया था। बयान नहीं दिया था, हालांकि उन्होंने ट्वीट किया था और वो बातें कही थी कि अगर कोई कमियां होंगी तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। कुछ दिनों पहले एक जो लिस्ट आया था, दरअसल जो शिक्षक बहाली को लेकर के एक लिस्ट आया था, उसमें एक अभ्यर्थी के नाम की जगह पर एक जो साउथ की एक्ट्रेस है उनकी तस्वीरें आ जाती हैं और उसके बाद जब पूरी तरीके से विपक्ष इस पर हमलावर होता है तो सरकार कहें या फिर विभाग के जो लोग कहें वो सफाई देते हैं। लेकिन ऐसे में अब जब सड़कों पर उस धांधली को लेकर के सड़कों पर जब अभ्यर्थी उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। हालांकि आपको ये बात भी बता देना जरूरी है, दरअसल विपक्ष जो है अब सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि जिस तरीके से 10 लाख नौकरियों की जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में किया था, उसके बाद अब कांग्रेस ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने तेजस्वी यादव के उस दावों के सामने 19 लाख रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आखिर में वो रोजगार अब तक दिखा कि नहीं। सरकार बने हुए लगभग 6 महीने से अधिक हो रहे हैं और ऐसे में सरकार की जो मंशा थी वो मंशा सिर्फ और सिर्फ धरी की धरी रह गई है, जमीनी स्तर पर उसका कोई असर नहीं दिखता है। हालांकि अगर सरकार की तरफ की अगर बात कर ली जाए, जरा सा वो भी जानना जरूरी है, तो खुद जो मंत्री हैं यानी कि शाहनवाज हुसैन की मैं बात कर रहा हूं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और वो प्रदेश में रोजगार सृजन करने की बात करते हैं, वो फंडिंग लाने की बात करते हैं, वो उद्योग खोलने की बात करते हैं और आने वाले दिनों को बेहतर बताते हैं। साथ ही साथ वो छोटे और बड़े उद्यमियों को आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं और इसके लिए बजाबते वो बैठक तो करते हैं, लेकिन उसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष फिलहाल मजबूत स्थिति में है। अब जरा सा बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कर लेते हैं और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ेंगे। दरअसल जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल दिख रही है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आजकल काफी सक्रिय हो गए हैं। जी बिल्कुल निर्भय, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब से दिल्ली से लौटे हैं उसके बाद लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनके विधानसभा का दौरा, दूसरी तरफ प्रवक्ताओं के साथ बैठक, उसके बाद विधायकों के साथ बैठक, तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने जरूर आ रही हैं। क्योंकि एक जो बयान उन्होंने दे दिया है राघोपुर में कि 2 महीने के अंदर सरकार बदलने वाली है, तो सरकार बदलने वाली बात को लेकर कहीं ना कहीं अब जो हलचल है वो तेज हो गई है। क्योंकि एक तरफ जब विधायक के साथ बैठक करते हैं और जो 5 जुलाई को सिल्वर जुबली मनाने वाली है राजद, उसके साथ ही साथ जो लोजपा के संस्थापक थे रामविलास पासवान जी, उनका भी उन्होंने पुण्यतिथि मनाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें एक साथ आ रही हैं और तेजस्वी यादव अब जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने में जुड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुड़े हुए हैं कि कोरोना काल में अगर देखा जाए तो कोरोना काल में महोदय गायब थे। हालांकि खबरें यह भी आ रही थी कि जब कल उनकी एक बैठक चल रही थी और बैठक के दौरान ये खबरें आ रही हैं, हालांकि ये खबरें कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने ये बातें कह दी उस जो सभा चल रही थी राजद की, और उस बैठक के दौरान जो प्रत्याशी जो हो, पूर्व प्रत्याशी जो थे वो या फिर उनके विधायक जुड़े हुए थे और रणनीतियों पर चर्चा की जा रही थी। उसके बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कही जा रही थी कि आखिर में आप लगातार तेजस्वी यादव के साथ राघोपुर में भी गए हुए थे, पटना में भी देख रहे थे, उनके बैठकों के दौर में जो चल रहे हैं वो सारी चीजें आखिर में देख रहे हैं। वो कई जगहों पर ऐसे सफाई देते हुए दिखे थे कि कोरोना के इस काल में वो नदारद थे,
आखिर में वो कहाँ थे? जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब एक सवालों पे जब उनको घेरा गया तो उनका कहना था कि मैं एक नेता के साथ एक बेटा भी हूं, और कोरोना काल में जिस तरीके से एक तरफ जो बिहार सरकार है अपने मंत्रियों को बंद कर दी कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन पे भी पाबंदियां लगा दी गई, तो नेता प्रतिपक्ष कैसे बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ जब उनके जो पिता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो अभी तबीयत उनकी खराब है, वो दिल्ली में है, तो उनके देखभाल में थे, अब वो पटना आ चुके हैं, तो बेटा का जो कार्य था वो निभा चुके हैं, वो नेता का कार्य निभा रहे हैं। और इसके बाद अब कई सारी बातें सामने आ रही है, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके हैं उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के जो बयान हैं वो बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जो तेवर है वो काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कुछ दिन में बिहार भी आने वाले हैं। हालांकि जो वर्चुअली तरीके से वो 5 जुलाई को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात भी करेंगे, सिल्वर जुबली भी है, तो बहुत सारी बातें निकल रही हैं। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता पलटने वाली है, उसको लेकर सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं। आज प्रवक्ताओं के साथ बैठक हुई, जिला के जो अधिकारी हैं राजद के उसके साथ बैठक हुई, बीते दिन जो विधायक हैं उनके साथ बैठक हुई, प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई। अब सबसे बड़ी बात है कि कितने दिनों में सरकार गिर सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का बयान सबसे ज्यादा वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ जब जीतन राम मांझी की बात टूटने की आ रही है, दूसरी तरफ जो वीआईपी पार्टी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो खोट सामने नजर आ रही है, और जो एनडीए में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें सामने आ रही हैं, तो जो दूरी कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी में बन रही है उसका फायदा राजद जरूर उठाएगी। बिल्कुल उसका फायदा राजद जरूर उठाएगी, लेकिन जिस तरीके से बैठक बीते दिन हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि वो बैठक एक पार्टी के तरफ से शक्ति प्रदर्शन था। वो प्रदर्शन था ये दिखाने का, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, विधायकों की संख्या उनके पास अधिक है, और ऐसे में अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ी सी भी इधर उधर अगर कोशिशें हुई तो सरकार उनकी बनेगी। हालांकि अब किस बातों के हवाले से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो सरकार गिरा देंगे, अब सरकार गिराने की बातों को लेकर के अगर थोड़ी सी तस्वीरों को देखा जाए तो पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई थी, जिसमें से पहली तस्वीर थी जीतन राम मांझी और हम प्रमुख का साथ साथ मिलना, हम प्रमुख जीतन राम मांझी और इसके साथ साथ मुकेश सहनी का साथ साथ मिलना। भले ही इसको औपचारिक बैठक कही जा रही हो, लेकिन इस बैठक के पीछे की बातें बहुत लंबी थी। उसके बाद अब जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपने विधायकों के साथ लालू प्रसाद यादव जी बात करते हैं। सिल्वर जुबली की कही जा रही है, क्योंकि पार्टी के स्थापना दिवस तैयारी है और पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर के जो भी बातें चल रही हो, लेकिन अंदर खाने में खिचड़ी कुछ और पक रही है। और इस बातों को लेकर के साफ तौर पर देखा जाए तो आने वाले दिनों में कुछ अलग हो सकता है, आने वाले दिनों में कुछ बदलाव की तस्वीरें उभर रही हैं। अब जरा सा देखा जाए स्थितियों को, जो राजनीतिक गलियारों की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अलग जा रही हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको आएंगे तो दिखाएंगे कि एक और नई रणनीति चल रही है, और सारा खेल जो चल रहा है वो किसके इशारों पर चल रहा है। सियासी की जो नई बयार चल रही है वो बयार एक घर में लगी आग अब हर तरफ दिख रही है। चर्चा उस पर करेंगे, चर्चा लोजपा की करेंगे, लेकिन यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने ब्रेक पर जाते जाते आपको बताया था कि किस तरीके से लोजपा के घर में लगी आग और अब चिंगारी हर तरफ फैल रही है, लेकिन उसके बीच दो बड़ी खबरें आ रही हैं और दो बड़ी खबर बताएंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक आएंगे। पहली खबर यह है कि बीजेपी की बड़ी रणनीति बन रही है और उस रणनीतियों में क्या कुछ खास हो रहा है अभिषेक? सबसे पहले ये बात, क्योंकि बड़ी खबर है जी। हम आपसे दूसरी बड़ी खबर पर चर्चा करने वाले थे जो बिहार की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर है, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। एक तो बिहार कांग्रेस में घमासान की खबरें आ रही हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अनिल शर्मा, पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर SC ST कोटे से किसी को बनाने की मांग की है। इसको लेकर जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो अपने दर्शकों को हम पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे पास ये जानकारी है। और दूसरी जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि आप जानते हैं बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी दिल्ली में हैं और अपने दिल्ली में होने की वजह उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों को बताया है। लेकिन आज रात के 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक होनी है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल होंगे, जिसमें बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। और जाहिर तौर पर नाम सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन बिहार से अगर कोई नेता दिल्ली में है, JDU के कई नेताओं के भी शामिल होने की खबर है। कहा जा रहा है बिहार के विकास को लेकर यह बैठक है। बिहार की जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है उसमें इस बैठक के मायने सिर्फ ये लगाना कि बिहार के विकास को लेकर यह बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, वो पछता नहीं है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने के आसार हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक होना, मांझी का उस बैठक में मौजूद होना, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का भी उस बैठक में मौजूद होना। और एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। विस्तार को लेकर सस्पेंस कब खत्म होगा, तस्वीर कब साफ होगी, ये देखना होगा। लेकिन आज JDU के बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता हैं। उन्होंने ये बताया कि 25 से 30 जून के बीच केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना था। संभवतः जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो ये जो बातचीत है वाकई जुलाई के पहले सप्ताह तक केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और ये जो पूरी गहमा गहमी है, आज रात को जो बैठक होने वाली है वो सब कुछ केंद्रीय कैबिनेट विस्तार को लेकर है। ये तस्वीर भी थोड़े वक्त के बाद साफ होगी, आने वाले दिनों में साफ होगी। ये तस्वीर भी थोड़े वक्त के बाद सामने आ जाएगी, लेकिन बातें एक और हैं और वो जानकारी आप देंगे खबरों। हालांकि ये खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बातें सामने आ रही है कि चिराग भी लगातार बीजेपी के नेताओं से, बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज भी उन्होंने LJP सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है, आज भी उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की है। संपर्क हो पाया है, संपर्क अगर हुआ है तो क्या बातचीत हुई है वो जानकारी नहीं है। हम थोड़ा क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं एक पत्रकार के तौर पर, एक चैनल के तौर पर, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वो जो खबर जब आएगी तब पूरी सटीकता के साथ हम अपने दर्शकों के बीच रखेंगे। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है चिराग पासवान कल अचानक, मैं बता दूं अचानक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके करीबी नेताओं को भी यह जानकारी नहीं थी। अगर कुछ नेताओं को छोड़ दे, वो सुबह सुबह अहमदाबाद की फ्लाइट पर सवार हो जाते हैं, अहमदाबाद पहुंच जाते हैं
और किसी भी चैनल को यह खबर नहीं होती है। वहां अहमदाबाद में किसी चैनल को यह खबर लगती है, भनक लगती है, वो पूछते हैं कि चिराग आप अहमदाबाद में क्या कर रहे हैं, कहते हैं निजी दौरे पर हैं, लेकिन यह खबर आती है कि नहीं, चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेता से मुलाकात कर चुके हैं, मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद वो शाम की फ्लाइट से दिल्ली लौटते हैं। इस मुलाकात की ये मायने निकाले गए। मतलब इसको अगर देखा जाए तो क्या ऐसा तो नहीं कि हनुमान संजीवनी ढूंढने निकले हैं? हनुमान अंतिम समय तक ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको राम से बिछड़ना न पड़े, राम से अलग न होना पड़े, राम को मना ले। हनुमान और राम की जोड़ी जो बिहार की सियासत में, केंद्र की सियासत में है, वो न टूटे। लेकिन चिराग के अहमदाबाद दौरे के बाद दो चीजें ऐसी हुई हैं, या फिर अगले 2 दिनों में 2 चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। एक तो चिराग पासवान का अहमदाबाद दौरा, उसकी भनक किसी को नहीं लगी। और दूसरा जो घटनाक्रम है कि चिराग पासवान के करीबी नेता जो दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए थे, मैं नाम लूं तो शाहनवाज अहमद कैफी, जो न सिर्फ रामविलास पासवान के भी करीबी रहे, चिराग पासवान के भी काफी करीबी हैं। अशरफ अंसारी चिराग पासवान के भी काफी करीबी हैं। पार्टी की जो रणनीति तय होती है उसमें बहुत भूमिका है अशरफ अंसारी, शाहनवाज अहमद कैफी, राजू तिवारी जैसे नेताओं की। और ये सारे नेता दिल्ली में डेरा डाले रहे। संजय पासवान बिहार में ही थे, लेकिन शाहनवाज अहमद कैफी, राजू तिवारी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और जो दूसरे नेता हैं अशरफ अंसारी, शाहनवाज अहमद कैफी, राजू तिवारी, ये लोग पटना लैंड करते हैं, किसी को भनक नहीं होती है। आज के जो बैठक थी तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वक्त हमारे पास उसी बैठक में मैं आ रहा हूं। पटना लैंड करते हैं, किसी को भनक नहीं होती है। एक बैठक चिराग पासवान के घर पर हो रही होती है, उसकी भनक मीडिया को नहीं दी जाती है। इसके मायने क्या है? इस बैठक के मायने क्या है? इस बैठक के मायने यही है कि बिहार के लिए अब बिहार का पिच तैयार है। 5 जुलाई को सिर्फ आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारी नहीं है। अब ये खेल लगातार हमारा चैनल बता रहा है दर्शकों को कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जो खेल चल रहा है वो बिहार की पिच पर ही खेला जा रहा है। चिराग पासवान ने अपने बैट्समैन को बिहार भेज दिया है, पटना भेज दिया है। हमारी बात राजू तिवारी से हुई, हमारी बात शाहनवाज अहमद कैफी से हुई, हमारी बात राजेश भट्ट से, हमारी बात संजय पासवान से हुई। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो हम लगातार कोशिश आप कर रहे हैं और उसके पूरे मायने जो है वो सब कुछ सामने आ रहे हैं। और ऐसे में बिहार का जो पिच है वो चिराग के लिए तैयार किया जा रहा है। वो पिच तैयार हो गया है लगभग, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली के बाद जब करीबी जो नेता थे वो पटना पहुंचते हैं और आपात जो बैठक होती है, ये बैठक दरअसल वो पिच तैयार किया जा रहा था। वो सोचा जा रहा था कि टॉस के बाद आखिर में पलड़ा किसका भारी होगा, क्या बॉलिंग लेंगे या बैटिंग। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात दिल्ली की करेंगे। दरअसल जिस तरीके से पार्टियां जो हैं वो चुनाव में सियासी दांव खेलती है, एक नए जो जनता को लुभाने की कोशिश करती है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी अब पंजाब को भी जीतना चाहती है, पंजाब के लोगों को अपना बनाना चाहती है, और बजाते इसके लिए खुद केजरीवाल ने एक बड़े दावे कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधूरा अरुण सर जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आज हमारे साथ आप खास करके कहें तो पहली बार जुड़ रहे हैं न्यूज रूम लाइव में। लेकिन बड़ी बात, ये दावे कितने सफल होंगे ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन केजरीवाल की मुफ्त योजना की घोषणा अब पंजाब वासियों के लिए भी कर दी गई है। और आप जब पिछले समय पर एक नजर डालते हैं तो दूसरी बार जब केजरीवाल दिल्ली के मैदान में उतरे थे तो उन्होंने बिजली को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी कि 200 यूनिट तक दिल्ली वासियों को बिजली फ्री दिया जाएगा और पानी उन्हें फ्री में मिलेगा। ये मुफ्त की जो योजना है, इसे लेकर केजरीवाल सरकार ने दावे किए और फाइनली एक बड़े मार्जिन के साथ एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई। अब वही दाव, यही पासा उन्होंने पंजाब के लिए फेंका है, और ये पासा कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक जो बड़ी बात आपको बता दें, इसमें 3 दावे मुख्य रूप से किए गए हैं। पहला दावा है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरा बड़ा दावा है कि जो पुराने बिजली बिल बकाए हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा दावा है कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। लेकिन एक सवाल और बनता है कि जब सीएम केजरीवाल दिल्ली में 24 घंटे पूर्ण रूप से बिजली नहीं दे पाते हैं तो भला पंजाब में कैसे दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक बड़ा सवाल कि दिल्ली में किसान नहीं रहते हैं,
दिल्ली में आवासीय घर हैं, दिल्ली एक छोटा क्षेत्र है, और ऐसी स्थिति में जहां पंजाब में हजारों हजार किसान रहते हैं, वो 12-12 घंटे मोटर पंप और तमाम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करते हैं जो अपनी खेती के लिए। इस स्थिति में वो कहां तक मुफ्त बिजली दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल साबित होगा। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये दावा सिर्फ धरा का धरा रह जाएगा, जो पासा वो फेंकना चाहते हैं शायद वो पासा उनके लिए सफल नहीं होगा। नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि पासा सफल नहीं होगा, लेकिन चूंकि जनता को यदि ये चीजें दिखती हैं कि नहीं ये बंदा आएगा, ये व्यक्ति आएगा तो मुझे सुविधा मिलेगी, तो वो उसकी तरफ झुकाव रखती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को यह सवाल करना चाहिए कि आप ये दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ये दावा पूरा कैसे करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इस दावे से ही पंजाब की राजनीतिक पार्टियों में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस, जो आज सत्ता में है कांग्रेस पार्टी, वहां एक हलचल देखने को मिली है। वहां कई तरह की बातें की जा रही है कि अब केजरीवाल भी पंजाब में पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतरने को तैयार हैं। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पंजाब जो ऐसा है जहां पर जो भी पार्टियां रही हैं, खास करके बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के देखा जाए, जिसमें अकाली दल सहयोगी दोनों के साथ कभी रही हैं, लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो वहां पार्टियां बदलती रहती हैं और लगता है कि लगभग एक साल के मतलब एक सेशन के बाद दूसरे में वो नहीं आती है, पलट जाता है पासा। इस बार चिराग ऑप्शन बन, सॉरी माफ कीजिएगा, केजरीवाल ऑप्शन बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं, और केजरीवाल का की जो मुफ्त योजना है कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। दिल्ली में दूसरी बार ये मुफ्त योजना ही साबित हुई थी। दूसरी बात कि केजरीवाल उत्तराखंड में भी दांव खेल रहे हैं, तो उत्तराखंड और पंजाब ये दोनों राज्यों में आप पार्टी एक बड़े तौर पर, एक बड़े मार्जिन पर जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल बड़े तौर पर जीत हासिल कर सकती है, और ये स्थितियां है और फिलहाल देखना होगा, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और कई ऐसी पार्टियां हैं जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, और इसको लेकर के अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं। हालांकि वो वक्त बताएगा, लेकिन जाते जाते जरा सा आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है उसमें थोड़ी कमियां दिख रही हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान, और मुस्कान बताएंगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कमियां दिख रही हैं। जी निर्भय जी, बता दूं आपको कि कुछ दिन पहले भारत हमारा जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था वैक्सीनेशन को लेकर के, लेकिन अब कुछ दिन ही हुआ है और वहां पर अब वैक्सीनेशन की कमी देखी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैक्सीनेशन की अब कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का बनने का जो कार्य है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आगे भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला सामने आया है कि वैक्सीनेशन की कमी आई है, और बिहार में 8 जिलों में वैक्सीनेशन की कमी के कारण वैक्सीनेशन नहीं दी गई है। बिल्कुल, तो 8 जिले ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन के कारण कमियां नहीं दी गई है। हालांकि बिहार ने कभी ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है जब प्रदेश में दूसरे और तीसरे यानी कि टॉप 10 के लिस्ट में रहा सबसे अधिक वैक्सीनेशन के मामले में। हालांकि अभी वैक्सीनेशन की जरूरत है, कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं खत्म हुआ है, इसलिए डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का अभी भी पालन करें। भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमियां हुई हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन जरूर लें, और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर